प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में कुछ ऐसी अनुसूचियां और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत ग्राम मुखिया, ग्राम प्रधान या सरपंच वो समस्त कार्य करवा सकता है। वह किस नियम के अंतर्गत है वह आप एक बार देख लें। हमारे भारत का संविधान, उसमें अनुसूचियां हैं कुल, पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची। उसी में जो 11वें नंबर पर एक अनुसूची आती है उसके अनुच्छेद 243(6) में यह प्रावधान है कि 29 प्रकार के कार्य ग्राम मुखिया, ग्राम प्रधान या वो गांव का सरपंच जो है यह करवा सकता है। तो एक एक करके हम सभी उन कार्यों को एक बार देख लेते हैं कि क्या वो सभी कार्य हमारा ग्राम प्रधान करवा रहा है या नहीं। पहले नंबर पर है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है। अर्थात यदि सरपंच चाहे तो कृषि में जितनी भी मदद वह गांव में कर सकता है, वह चाहे यंत्रों से संबंधित हो, चाहे और किसी प्रकार का सुधार हो, उसमें समस्त ग्राम के साथ उसकी अगवानी कर सकता है। दूसरे नंबर पर भूमि विकास, अर्थात भूमि की अगर किसी भी तरह का कोई विकास का कार्य है, भूमि सुधार का कार्यान्वयन है या चकबंदी और भूमि संरक्षण, इस प्रकार का कोई भी अगर कार्य है भूमि से संबंधित, उसमें वह भागीदारी या फंड जुटा सकता है। तीसरे नंबर पर लघु सिंचाई, इसमें उपकरण भी आ सकते हैं और उसके तरीके भी हो सकते हैं। जल प्रबंध, जैसे कि गांव के अंदर जो पानी के लिए डिगियां बनवाई जाती हैं या जोहड़ खुदवाए जाते हैं, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, अर्थात पूरे गांव के अंदर वह सुनिश्चित कर सकता है कि जल प्रणाली का उचित विकास और वितरण हो। चौथे नंबर पर है पशुपालन, इसमें लोगों को लोन दिलवा सकता है, उनके लिए डॉक्टरों की टीम बुलवा सकता है, उनके लिए सेमिनार एडजस्ट करवा सकता है। डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, कुक्कुट कहते हैं मुर्गी पालन को, अर्थात कि गांव के लोग या ग्रामीण जो क्षेत्र में कुटीर उद्योग कोई छोटा मोटा अपना ऐसा लगाना चाहे, उसके लिए ग्राम जो मुखिया है वह निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पांचवें पर है मत्स्य उद्योग, अर्थात गांव में जो जोहड़ होते हैं उनको वह लीज पर दे सकता है, उनमें मछलियां डाल सकता है और इस उद्योग से वह अपने ग्रामीणों को मजबूत बना सकता है। छठे पर है सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, अर्थात सामाजिक जो प्रक्रिया है लोगों की अर्थ अर्जित करने की, किसी भी प्रकार का फार्म या उससे लोगों को प्रेरित कर सकता है कि किस प्रकार से वो अपनी आमदनी बना सकते हैं, तो उस प्रकार का कोई भी कार्य वह करवा सकता है। सातवें पर है लघु वन उपज, अर्थात छोटे छोटे इस प्रकार का कोई गांव में ऐसा एरिया है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, उसमें वन और उनसे होने वाली उपज यानी औषधियों के लिए जो पौध बीज है वह मंगवाए जा सकते हैं। आठवां है लघु उद्योग, कोई भी छोटा सा उद्योग, चाहे वो चप्पल बनाने का है, चाहे वो माचिस बनाने का है, चाहे कोई भी ऐसा उद्योग गांव में लाया जा सकता है। लोगों के साइन करवा के, कुछ चंदा इकट्ठा करवा करके, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी लेकर के गांव के लोग अपने उस उद्योग में अपनी चीज़ें बनाएंगे, उनको उच्च दाम पर बेचेंगे। अगर सरपंच ऐसा प्रतिभावान है तो यह कार्य हो सकते हैं, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं, अर्थात हम अपनी पैकिंग कर सकते हैं, खाद्य चीज़ें बना सकते हैं और उनको उच्च दाम पर बेच सकते हैं। अर्थात ऐसे उद्योग गांव के अंदर जो ये आर्थिक विषमता है उसको ठीक कर सकते हैं। 9वें नंबर पर है खादी, ग्रामो उद्योग और कुटीर उद्योग, अर्थात जिस प्रकार खादी का कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, आपको बाज़ारों में खादी के कपड़े अलग से मिलते हैं, इस प्रकार के उनकी जो कताई मशीनें हैं और हैं, अगर वह समस्त ग्राम का सहयोग लेकर के ऊपर उच्च अधिकारियों से मिलता है, उन विभागों में जा सकता है तो ग्रांट ले सकता है, उन लोगों को वो चीज़ें सिखा सकता है, वहाँ से भी
जो अर्थ है वह अर्जित हो सकता है। 10वें नंबर पर है ग्रामीण आवासन, अर्थात ग्रामीणों को जो आवास मुहैया करवाया जाता है या जो कमज़ोर SC BC या BPL वर्ग में जो आते हैं उनके मकानों के लिए, ठीक है, उनको बसाने से संबंधित उनकी समस्याओं को उच्चाधिकारियों को अवगत करवा करके, टीम बुला करके, इंस्पेक्शन करवा करके ग्रामीण जो हमारा मुखिया है वह यह भूमिका भी निर्वहन कर सकता है। 11वें नंबर पर है पेयजल, पीने का स्वच्छ पानी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में प्रथम नंबर पर आता है और उसके लिए जो हमारा मुखिया है वह अहम भूमिका निभा सकता है। ईंधन और चारा, पशुओं के लिए जो चारा है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कई गांवों में जो है इस प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई गई है। ईंधन गांव से भी इकट्ठा कर सकता है जो जलाने में काम आता है, और सरपंच अगर गांव के लोगों से मिलता है तो पराली जैसे लोग जलाते हैं उसके लिए मशीनें बुलाकर वो चारा कटवा सकता है, दूसरी जगह उनको भेज सकता है, भट्ठों में जो है चारा डलता है वो ईंधन जलाने के रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार की व्यवस्था सरपंच अगर भूमिका निभाए तो कर सकता है। 13वें नंबर पर सड़कें, गांव की जितनी भी छोटी मोटी सड़कें हैं, वो पुलिया कोई टूटी हुई है या पुल कहीं अच्छी तरह से निर्मित नहीं है, लोगों ने अपने फट्टे डालकर बना रखे हैं, उन पे दुर्घटनाएं होती हैं, तो यह वो चीज़ भेज सकते हैं कि जी हमारे गांव में जो खेतों में ढाणियाँ हैं उनके लिए जो छोटे छोटे पुल बनवाए जाएं। फेरी जो गांव के बाहर चुगर चारों तरफ होती है उसके लिए भी जलमार्ग और अन्य संचार साधन, जलमार्ग अर्थात नालियां खुदवा करके किसी बड़ा गहरा गड्ढा बनवा करके या और ऐसे जो है बोर वगैरह लगवा करके जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, जालियां लगवा करके भूमिगत पानी भेज भी सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यह सब कार्य सरपंच कर सकता है यदि वह उच्चाधिकारियों से तालमेल रखे, बार बार मिले, उन्हें समस्याओं से अवगत करवाए, गाँव में बुलवाए, उनकी इंस्पेक्शन करवाए, तो हर कार्य हो सकता है। 14वें नंबर पर आता है ग्रामीण विद्युतीकरण, अर्थात गांव में अगर बिजली की समस्या है, एक जो ट्रांसफार्मर है उस पर 150, 200, 100 के करीब आपने देखा है कनेक्शन होते हैं, लोड बढ़ता है तो लाइट नहीं पहुंच पाती, उपकरण चल नहीं पाते, और उसमें लेटर लिख करके, ठीक है, SDO को बुलवा करके इंस्पेक्शन करवा करके, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विद्युत का वितरण जो है अच्छा हो सकता है। 15वें नंबर पर है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अर्थात जो परंपरा से चले आ रहे हैं हमारे ऊर्जा के स्रोत, उनको छोड़कर, जैसे कि आप देख रहे हैं घर की छतों के ऊपर कि किस प्रकार से सोलर पैनल चलते हैं, ट्यूबवेल्स के ऊपर भी जो है सोलर पैनल आजकल लोग लगवा रहे हैं, या और कोई भी ऐसा जैसे पवन चक्की है। तो अगर सरपंच और पूरा ग्राम इसके प्रति जागरूक होकर के उच्चाधिकारियों से मिलता है तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है उसके लिए वह एक अच्छे कदम उठा सकते हैं। 16वें नंबर पर है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अर्थात गांव का सरपंच यदि चरित्रवान, अच्छा, खुले विचारों वाला और अपनी ईगो या अहंकार को दूर रख करके सिर्फ अपना ही पेट भरने की बात को छोड़ करके यदि समस्त गांव को इकट्ठा करता है और उनसे बात करता है कि हम अपने गांव का उज्जवल भविष्य कैसे बनाएं, अगर वो चिंतित है तो लोगों से वह सामूहिक रूप से इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है कि वो लोग कुटीर उद्योग लगाएं या अपने जो भावी लोग हैं उनके लिए कोई और ऐसा कार्यक्रम चलाएं जिससे उनको अर्थ की प्राप्ति हो और गरीबी को दूर किया जा सकता है। 17वें नंबर पर है शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए एक अच्छा मार्ग है अपने जीवन को सहूलियतों से जीने का। तो हम जो देखते हैं कि गाँव में किस प्रकार से जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के चक्कर में बड़े बड़े स्कूलों में भेज करके बड़ी बड़ी फीस लगा करके जो है वह इतनी तरक्की नहीं पा सकते। हम विद्यालय के जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं हमारे, उनके प्रधानाचार्य से मिलें और जो DO साहब हैं उनसे मिलें, स्कूल के अंदर जो ज़रूरतें नहीं हैं उनकी पूर्ति की जाए या और सुविधा जो है मुहैया करवाई जाए। अच्छे अध्यापकों के साथ हमारे तालमेल हो ताकि वो मेहनत के साथ हमारे बच्चों के चरित्र का निर्माण करें, उन्हें शिक्षित करें। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि अच्छे और कम दाम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं।
18वें नंबर पर है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। इसके लिए भी ग्राम जो सरपंच है वह कोशिश कर सकता है, जो तकनीकी जानकार हैं उनकी टीम को बुला सकता है, अच्छे उनके लिए उनको कार्य के लिए प्रेरित कर सकता है, व्यवसाय की जानकारी दे सकता है। बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो कम लागत में बनते हैं, वह उनके लिए मुहैया करवा सकता है। 19वें नंबर पर है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो रेगुलर मिलती है और अनौपचारिक शिक्षा का कोई स्थान निश्चित नहीं होता। बूढ़ों के लिए शिक्षा का होना इतना आवश्यक है कि वो जब ऐसी कथाएं, कहानियाँ, पत्र पत्रिकाएं, समाचार अर्थात वो जागरूक होंगे तो अपने जो संतति हैं उनमें भी उसी प्रकार का जो जागरूकता है वह फैलाएंगे। 20वें नंबर पर पुस्तकालय। किसी भी गांव के अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी कहलाता है उसका पुस्तकालय का होना, लाइब्रेरी का होना। अर्थात बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभाव के कारण तरह तरह की किताबें जो है नहीं ला सकते। एक किताब में किसी एक विषय का अच्छा जो टॉपिक है मिल सकता है, क्या पता दूसरा टॉपिक वो उस किताब में उतना अच्छा ना दिया गया हो, वो किसी और पुस्तक में हो। इस प्रकार एक बच्चा 20-20, 30-30, 40-40 किताबें खरीदने में असमर्थ होता है और एक ही पुस्तकालय में अच्छे अच्छे लेखकों की, राइटरों की या समसामयिक घटनाओं पर जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाती हैं और बच्चे कम समय में प्रतिस्पर्धा पूर्वक अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि गाँव का माहौल जो है खेल और शिक्षा से बनता है, तो इसके ऊपर जितने प्रयास किए जाएं उतना ही उस गांव का उज्जवल भविष्य हो सकता है। 21वें नंबर पर आता है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। गांव के अंदर आपने देखा है कि कुछ सांस्कृतिक क्रियाकलाप जैसे रागनियां हैं जो हमारे पुराने समाज में आपने देखी हैं, सांग होते थे, लोग जुड़ते थे, अच्छी अच्छी जो है चरित्र का उसमें निर्माण होता था, लोग सीख लेते थे। लेकिन आजकल वो चीज़ें की कमी होने से जो हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं, वो कृत्रिम जिंदगी जो है जी रहे हैं, तो उस प्रकार का भी ऐसा हो सकता है प्रावधान। बाजार और मेले। गांव के अंदर अगर हम अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाएं, उनकी लोगों को जानकारी दिलवाएं, कोई चित्रकार है, कोई पेंटिंग है, कोई कुछ है, कोई अपना बना सामान बेच रहा है, फिर उसका मेला लगने लग जाए, दूसरे जो है गाँवों को ये पता लगे, शहरों से भी लोग जो है अच्छी चीज़ें, हाथ से निर्मित चीज़ों को खरीदने के लिए आने लग जाते हैं और इस प्रकार से गाँव के अंदर एक माहौल बन जाता है जिससे सभी और सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। 23वें नंबर पर है स्वास्थ्य और स्वच्छता। अर्थात गांव के अंदर हॉस्पिटल का होना, डॉक्टर उसमें आता है या नहीं, उसके पास अच्छी और मतलब आधुनिक जो दवाइयाँ वो हैं या नहीं, क्योंकि कई बार जो है लोग उसके प्रति जागरूक नहीं होते और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि अच्छी चीज़ें गांव तक नहीं पहुंच पाती। तो स्वास्थ्य सबसे पहले है। अगर उसका गांव का सरपंच दौरा करता है, बैठते हैं, बैठकें होती हैं, तो ये लोग भी जो है वह सावधान और मुस्तैद रहते हैं। इसके अंतर्गत अस्पताल आता है, हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आता है, औषधालय भी आता है। बहुधा गाँव में सुनने को मिलता है कि वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, आँखों में डालने वाली दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं हो पाती। बहुत से बुजुर्गों से सुना जाता है कि जी कई बार चक्कर काट चुके हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, घुटनों में दर्द है, मालिश की जो मलहम आती है वो नहीं मिल पाती, सिर्फ नाम लिख करके दे दिया जाता है कि आप वहाँ से लेके आओ। इस प्रकार की यदि शिकायतें उच्चाधिकारियों से मिलना, तालमेल, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो यह हमारे काम की चीज़ें, मूलभूत आवश्यकताओं से जो जुड़ी हैं, उनको दूर किया जा सकता है। परिवार कल्याण कि किस प्रकार से आजकल इसके ऊपर सभी ध्यान देने लगे हैं, लेकिन फिर भी यह बताना कि 2 लड़की 3 लड़की के बाद में फिर भी इच्छा यह रहती है कि एक पुत्र हो, तो उन्हें समझाया जा सकता है कि आजकल ऐसा नहीं है। योग्य अगर संतान है, वह चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वह किसी से कम नहीं होती है। आजकल बेटियां हमारी कितने परचम लहरा रही हैं, तो उन्हें जागरूक किया जा सकता है। शिक्षा के अभाव में या किसी और चीज़ के कारण वो जो लोग हैं ऐसा नहीं कर पाते। 25वें नंबर पर महिला और बाल विकास। माता का स्वास्थ्य एक अच्छा हो, बच्चों का विकास हो, उनके लिए नियमित दवाइयाँ, टीके लगने चाहिए, उनके लिए खुराक जो ऊपर से बार बार निर्देश आते हैं स्वास्थ्य विभाग से, उनका समय पर पालन हो रहा है या नहीं। गाँव में नर्स है, MPHW जो हैं, मेल फीमेल, वो आ रहे हैं या नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार की अगर जानकारी जुटाई जाए, ऊपर शिकायतें भेजी जाएँ, तो यह भी दूर हो सकता है। घर घर में जो है वो
एएनएम जीएनएम जो हैं वो आती हैं, वो हाल पूछती हैं, लेकिन गांव में ना एएनएम आती है, ना कोई जीएनएम आती है, ना कोई एमपीएचडब्ल्यू कार्यकर्ता आता है। और इस अभाव में न जाने कितनी ही ऐसी छोटी छोटी बीमारियां बड़ा रूप ले लेती हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान होता है। लेकिन सरपंच अगर उच्च योग्य है तो वह इस चीज़ की जांच पड़ताल करके वह लोगों को जागरूक कर सकता है। उसके बाद में आगे आता है 26वें नंबर पर समाज कल्याण। समाज के कल्याण के लिए सारी प्रकार की जो है सुविधाएं हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत विकलांग कोई अगर है उसके लिए हम उसके जो औजार हैं चलने के, फिरने के, बैठने के, वो मंगवा सकते हैं। मानसिक रूप से कोई मंद व्यक्ति है उनका भी कल्याण इसमें शामिल है, उनके ऐसी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वहाँ उनको भेजा जा सकता है। 27वें नंबर पर दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। इसके लिए उनकी समस्याएं जितनी बार उच्चाधिकारियों से अवगत करवाई जाएंगी, जितनी इंस्पेक्शन करवाई जाएंगी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। कुटीर उद्योग करें तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ऐसे लोगों को समर्थ बनाने के लिए अपना योगदान देती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण यानी कि किसी को भी कोई चीज़ देना, वो सामूहिक रूप से और वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती है, उसका एक सुनियोजित ढंग हो, पक्षपात से रहित हो। 29वें नंबर पर आता है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, अर्थात जो हमारी सामुदायिक चीज़ें होती हैं जिनमें सरकार का या हमारे टैक्स का पैसा लगा होता है, उन सभी स्मारकों का और का उनके अनुरक्षण, उनके बचाव के लिए, या जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके संरक्षण के लिए जो भी हमारी बन पड़ता है, अर्थ की प्राप्ति या ये जो धन है ऊपर से लिया जा सकता है उच्चाधिकारियों से, यह दे करके कि हमें इनका संरक्षण करना है। तो इस प्रकार साथियों हम कह सकते हैं कि गांव के सरपंच के पास पूरे गांव को अगर वो शामिल करता है, प्रत्येक गली से वह अच्छे अच्छे लोगों की एक ऐसे कमेटी बना लेता है कि किसी विशेष दिन को उनसे मिले, बातें करे, और इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर अलग अलग प्रकार से ध्यान देने के लिए किसी एक एक जुम्मेवार को नियुक्त किया जाए, उनसे मिला जाए, तो वह पूरे गांव को रोशन कर सकता है, चमका सकता है, पीढ़ियों तक का सुधार कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पावर गांव के सरपंच पर बहुत है। भोले भाले लोग, ठीक है, अपना मत दे करके अपना उसे मुखिया चुनते हैं, अपना प्रधान चुनते हैं। उसका नैतिक कर्तव्य यह होता है कि उसकी रातों की जो नींद है ऐसे लोगों की, वो तक उड़ जाती है उनके विकास के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए। तो इसी प्रकार के सरपंच जो है वो किसी देवता से कम नहीं होते और लोगों के दिलों में ताउम्र राज करते हैं। वो उनके जो है वो कह सकते हैं कि अमर हो जाते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? आपके गांव का नाम क्या है? उसमें कितनी आप कमियां पाते हैं? इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे, ठीक है, सरपंचों को पता लगे, प्रशासन को पता लगे कि आज लोग जागरूक हैं, उनके पास सारी चीज़ें जो है मुहैया हैं, उन्हें नॉलेज मिल रही है और इसके बारे में अब कदम उठाना ही चाहिएगा, उठाना ही पड़ेगा। तो आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि इतने मनोयोग से आपने इन बातों को सुना। इसको प्रचारित और प्रसारित करें ताकि ये चीज़ें जो है उन्हें बार बार ऐसे लगे कि हाँ, अब लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का विकास उनके गांव में हो। धन्यवाद।